इंटरमीडिएट का कल ऑप्टिक्स का हमने आपके सामने पेपर कराया था। तो बच्चों इसमें दो क्वेश्चन आपके रह गए थे। एक तो अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ का रिलेशन, ये क्वेश्चन रह गया था, और एक रह गया था आपका प्रिज्म। प्रिज्म किसे कहेंगे और किरण आरेख बनाकर इसका डेरिवेशन हमें करना था, और पतले प्रिज्म के लिए हमें विचलन कोण। तो आज हम आपके सामने ये दो प्रश्न हल कराएंगे, और ये बहुत सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रिज्म किसे कहते हैं, उसके किरण आरेख को बनाकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना। तो देखिए शुरू करते हैं आपके सामने, इसके डायग्राम को बना करके आपको समझाएंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखो किरण प्रकाशी की जिस बच्चे को समझ नहीं हो तो उसके रे डायग्राम को आप अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक रे डायग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले बनाएंगे बच्चों हम प्रिज्म। तो देखिए प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म होता है एक किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको, किसी कोण पर झुके हुए, ये एक 3D में ट्रायंगुलर शेप पिक्चर होती है। किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। तो ये आपके सामने हमने एक पिक्चर बनाई, ये आपके सामने प्रिज्म है, जिसका नाम हमने दे दिया ए बी और सी। ए बी सी एक प्रिज्म है जिसका ये प्रिज्म का कोण है। किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच इस पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहेंगे। तो ये हमारा प्रिज्म है। अब आप कहेंगे माना ये प्रिज्म जो है कांच का है। अगर ये कांच का है तो इसके बाहर जो है वो वायु है। बाहर के माध्यम में क्या है बच्चों, वायु है। अब आप जानते हैं कांच वायु की तुलना में सघन माध्यम होता है। कांच जो होता है वायु की कंपैरिजन में सघन माध्यम होता है। तो अब हम वायु से प्रकाश की किरण इस कांच पे आपतित कराते हैं। तो ये आई वायु में प्रकाश की किरण। एक इस प्रकाश की किरण को हम नाम देंगे पी और क्यू, और इसका नाम है आपतित प्रकाश किरण। क्या नाम है इसका, आपतित प्रकाश किरण। अब जब ये किसी समतल पृष्ठ पर आके टकराई है तो इस प्रकाश की किरण को हम लेते हैं इस पर अभिलंब, क्योंकि समतल पृष्ठ है। समतल पृष्ठ पर अभिलंब 90 डिग्री बनाते हुए आएगा। तो ये हमारा है अभिलंब बच्चों, ये हो गया अभिलंब। आप देख पा रहे हैं, इसका नाम दे देंगे हम N1 और N2। ये हो गया अभिलंब। अब प्रकाश की किरण क्या होगा, ये प्रकाश की किरण प्रिज्म के अंदर एंटर करेगी। चूँकि बाहर माध्यम विरल है, बाहर माध्यम विरल है और अंदर का माध्यम सघन है। हम जानते हैं प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। तो ये प्रकाश की किरण वास्तव में, ये प्रकाश की किरण ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुकेगी और इस तरह से ट्रैवल करेगी, अभिलंब की तरफ को झुक करके ऐसे एंटर करेगी। तो अब ये प्रकाश की किरण इसके अंदर आ गई। ठीक, अब ये यहाँ पर इसने एंगल बनाया आई, जिसे हम कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे इसे, आपतन कोण। अब ये एसी पृष्ठ पे अंदर टकराई है। तो अब इस प्रकाश की किरण को यहाँ से क्या निकलना है, बाहर निकलना है। तो हम यहाँ भी क्या ले लेंगे, नॉर्मल ले लेंगे, जो मैं रेड पेन से आपको दिखा रहा हूँ। ये है आपका नॉर्मल N2, देख पा रहे हैं आप। ठीक है जी, N2, और इसे कहेंगे यहाँ पे N3 कह देंगे, नाम इसका दे देंगे हम N3। तो N2 और N3 भी AC पृष्ठ का अभिलंब है, AC पृष्ठ का अभिलंब है। तो इसके अंदर आप देखेंगे ये एंगल जो है R1 है, मान लो ये एंगल क्या है, R2 है, जो कि अपवर्तन कोण का काम करते हैं। अब ये प्रकाश की किरण चूँकि प्रिज्म के अंदर है और प्रिज्म से अब ये क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। जब प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो अंदर सघन माध्यम है और बाहर विरल माध्यम है। तो अब यह अभिलंब से दूर हटती हुई पास होगी। तो ये प्रकाश की किरण जब बाहर निकलेगी तो अभिलंब की तरफ को, तो देखो ये ऐसे नहीं जाएगी जल, बल्कि अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब से दूर हटेगी तो ये प्रकाश की किरण ऐसे ट्रैवल करेगी अभिलंब से दूर हटती हुई। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी आगे। ये अभिलंब के साथ जो एंगल बनाती है उसे कहते हैं ई। इसका नाम है निर्गत कोण। क्या नाम है बच्चों इसका, निर्गत कोण। और ये जिस कोण पर आपतित हुई थी उसका नाम है आपतन कोण। आपतन कोण, देख पा रहे होंगे आप। अब क्या होगा, देखो ये आपतित किरण थी। अगर ये प्रिज्म ना होता, ये प्रिज्म ना होता तो बच्चों ये प्रकाश की किरण ऐसे सीधी चली जाती। तो आपतित किरण को अगर हम आपतित किरण की दिशा में आगे बढ़ा दें, आपतित किरण की ही दिशा में आगे बढ़ा दें, और निर्गत किरण, ये जो आपकी निर्गत किरण देख रहे हैं, निर्गत किरण को हम क्या कर दें, पीछे बढ़ा दें।
निर्गत किरण को इसकी दिशा में यदि पीछे बढ़ा दें तो आप देखेंगे इन दोनों किरणों के बीच एक एंगल बनेगा और इस एंगल का नाम है विचलन कोण। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। इसी कोण को हम कहते हैं विचलन कोण। तो विचलन कोण क्या होता है बच्चों? अगर आप विचलन कोण की परिभाषा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, आपतित किरण कौन सी है? पी क्यू। इसका नाम यहाँ दे देंगे आर एस। आर एस आपकी निर्गत किरण है, तो पी क्यू आपतित किरण है, आर एस निर्गत किरण है। पी क्यू को आगे बढ़ाने पर, आर एस को पीछे बढ़ाने पर इनके बीच जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं विचलन कोण। तो ये जो एंगल है बच्चों, ये है विचलन कोण। इसका नाम है विचलन कोण। अब हमें यही डेरिवेशन करना है। क्या? देखो, अब हम कंस्ट्रक्शन कर लिया, हमने डायग्राम बना लिया। उम्मीद करेंगे आप डेरिवेशन को इसके डायग्राम को आप समझ पाए होंगे। तो प्रिज्म की अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो आप ऐसे लिखेंगे, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच समान पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिख भी दी है, देखो, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। अब आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, प्रिज्म का ए बी और ए सी अपवर्तक पृष्ठ है, बी सी प्रिज्म का आधार है। तो ये है बच्चों प्रिज्म का आधार, बी सी जो है प्रिज्म का आधार है। एंगल ए है, ये जो एंगल है इसको कहेंगे हम प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कोण। ठीक है जी। अब हम डेरिवेशन करते हैं। तो देखिए क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, थोड़ी सी हम इसमें मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्री लगाने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान देना, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आपके सामने क्वाड्रेटर लूँगा, चतुर्भुज ए क्यू एन टू आर। हम लिखेंगे यहाँ पे चतुर्भुज। चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज ले रहे हैं बच्चों? ए क्यू एन टू आर, ए क्यू एन टू आर। देखो, ए क्यू एन टू आर, ये वाला चतुर्भुज ले रहे हैं, ए क्यू एन टू आर। आप देख पा रहे हैं इस वाले को, ए क्यू एन टू आर। इस वाले चतुर्भुज में आप देखेंगे चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 होता है। तो अब सबसे पहले देखो, जो उनसे भी हमें एंगल को लेना है उसको बीच में लिखना है। तो सबसे पहले ए क्यू एन टू, तो एंगल ए क्यू एन टू, ये वाला एंगल ले लिया हमने, प्लस अब लेंगे एन टू वाले को लो, तो क्यू एन टू आर, एंगल क्यू एन टू आर प्लस अब कौन सा लेंगे? आर वाला, तो एन टू आर ए, एंगल एन टू आर ए। कितने हो गए? 3 हो गए। अब लेंगे हम ए वाला, तो आर ए क्यू, एंगल आर ए क्यू बराबर हो गया 360। हम ये पहले से पर में जानते हैं क्या, कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। तो हमारे पास ये 4 एंगल थे। देखो पहले फिर एक बार बता देता हूँ आपको मैं, ए क्यू एन टू, क्यू एन टू आर, एन टू आर ए क्यू। तो चारों कोनों का योगफल 360 होता है। अब हम इसमें लिखते हैं हमें कौन कौन से एंगल ज्ञात है। तो सबसे पहले देखेंगे हम इस वाले एंगल को पता कर रहे हैं। देखो, ये जो क्यू वाला एंगल है इस वाले क्वाड्रेंट के लिए, तो देखो रेड वाली लाइन दिख रही है, रेड वाली लाइन जो आपको दिख रही होगी अभिलंब, इसके साथ इसने एंगल बना रखा है। ये अभिलंब सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो ये हमारा 90 डिग्री है, ए क्यू एन टू। एंगल क्यू एन टू आर ये हमें पता नहीं है, लेकिन आप देखेंगे एन टू आर ए, ये रेड वाली लाइन देखेंगे, एन टू और एन थ्री नॉर्मल है, ये अभिलंब है, और ये अभिलंब सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, ये वाला एंगल देखो। तो इस वाले पृष्ठ पर ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री प्लस इसको एंगल ए पढ़ेंगे तो ये एंगल ए हो जाएगा, क्योंकि ये प्रिज्म का कोण है, और बराबर हो गया बच्चों 360 डिग्री। 90 डिग्री और 90 डिग्री जुड़ के 180 डिग्री हो गया। तो एंगल क्यू एन टू आर प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, चूँकि 90 90 180 इधर ले जाके माइनस कर देंगे। तो एंगल क्यू एन टू आर प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब आप देखेंगे आगे चल के, अब नेक्स्ट आप देखेंगे इसी के अंदर देखेंगे, अब डायग्राम में आप समझ पाएंगे। तो हमें ट्राइंगल दिख रहे हैं, देखो क्यू एन टू आर, ये आप ट्राइंगल देख पा रहे हैं, ये वाला
ट्राइंगल देख रहे क्यू एन टू आर, ये जो रेड ये ब्लू लाइन और ये नॉर्मल की दो लाइन क्यू एन टू आर, तो हम लेंगे त्रिभुज क्यू एन टू आर में त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। तो हमें ये वाले लेने तीन कोण, ये वाले देखो आप देख पा रहे होंगे। तो R1 कौन कौन से लेना है, एक तो एंगल R1 है इसके अंदर, प्लस एंगल क्यू एन टू आर है, प्लस R2 है बराबर 180, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 होता है। और ये हमारे पास ट्राइंगल ही है, देखो क्यू एन टू आर, ये जो आप देख पा रहे हैं ना छोटे वाला ट्राइंगल, ये वाला, ये आप देखेंगे ये वाला जो देख पा रहे हैं, इसके त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना हो गया 180 हो गया। इस वाले को देखो जहाँ मैं पेन फिरा रहा हूँ, ये वाला देखो आप, ये एक ट्राइंगल है क्यू एन टू आर, इसका R1 प्लस R2 और एंगल ये वाला जो देख रहे हैं, इन तीनों कोनों का योगफल 180 हो गया। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर ये होगी आपकी 3। अब आप देखेंगे, आप देख पा रहे होंगे समीकरण 1 और 2, समीकरण और 1 और 3, 1 और 2 जो है इसे दो इक्वेशन मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 में आप देखेंगे दोनों में राइट हैंड साइड बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, तो इसकी राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, बराबर है। तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो जब राइट हैंड साइड बराबर है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो एंगल क्यू एन टू आर प्लस एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस एंगल क्यू एन टू आर प्लस R2। क्यू एन टू आर इधर भी है, क्यू एन टू आर इधर भी है, ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा R1 प्लस R2 बराबर ए बचा, ये बचा समीकरण नंबर 3। ठीक है जी, अब आप देखेंगे इसी के अंदर हमें एक ट्राइंगल और नज़र आ रहा है ऊपर, आप इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे क्यू आर और इसका नाम दे देंगे यहाँ पर टी, ये पॉइंट हमारा टी है। ठीक है जी, तो अब इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे क्यू आर टी में, क्यू आर टी वाले ट्राइंगल में आप देख, तो अब आप इस वाले में देखेंगे, इस वाले में देखेंगे क्यू टी आर त्रिभुज क्यू टी आर में। अब देखो इस वाले ट्राइंगल को थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, आप देख पा रहे हैं क्यू टी आर, इस वाले ट्राइंगल को आप देख पा रहे हैं। तो इस ट्राइंगल को मैं तुम्हें थोड़ा सा यहाँ बना के दिखाता हूँ, देखिए किस तरह से आप देख पा रहे होंगे। इस ट्राइंगल की ये जो ये वाली साइड है, इसकी ये वाली साइड आगे बढ़ाई गई है और ये साइड पीछे बढ़ाई गई है। तो इस ट्राइंगल के आप देखेंगे, तो आप इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे इसकी तो बच्चों आप इस ट्राइंगल में देख पा रहे हैं, हमने इस ट्राइंगल की इस साइड को तो पीछे बढ़ाया था और इस साइड को आगे बढ़ाया था। तो ये जो आप विचलन कोण देख रहे हैं, ये वाला विचलन कोण ये ट्राइंगल के बाहर है। अगर किसी ट्राइंगल की एक साइड को बढ़ा दिया जाए, ऐसे बनेंगे, देखो मैं इसे बाहर निकाल के दिखाता हूँ, ये एंगल डेल्टा है, तो ये वाला और ये वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल कहाँ से आएगा, देखो किसी त्रिभुज का जो बाहर का कोण होता है अंदर के दो कोणों के योगफल के बराबर होता है, इसलिए हमको बहिष्कोण कहते हैं। तो अंदर एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, इन दोनों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। अब ये एंगल कैसे पता करेंगे, देखो ट्राइंगल्स में जाएंगे, इस वाली लाइन को देखेंगे आप पी क्यू को हमने आगे बढ़ाया और ये देखेंगे N1 और N2, ये दोनों लाइन आपस में क्रॉस काटती है, देखो ये देख रहे हैं ना, ये वाली क्रॉस काट रही है, और जो दो रेखाएं आपस में क्रॉस काटती है तो वहाँ एंगल बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण, अपोजिट वर्टिकली। तो यहाँ एंगल आई है तो ये एंगल भी क्या होगा, आई होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ जो है ये R1 है, तो ये कितना होगा, I माइनस R1 होगा। इसी तरह से आप इधर देखेंगे, ये वाली लाइन देखेंगे N2 और N3, ये देख लिया आप रेड वाली N2 और N3, और ये वाली देखेंगे RST वाली जो लाइन है, ये भी क्रॉस काट रही है, इस तरह से क्रॉस काट रही है। तो यहाँ एंगल इसमें E है, तो ये एंगल भी क्या होगा, E होगा। लेकिन इसमें भी समद्विभाजक किया गया है, यहाँ R2 है, तो ये हो जाएगा कितना, E माइनस R2। उम्मीद करेंगे आप समझ पाए होंगे। तो इसके अंदर दो एंगल है, एक तो कौन कौन सा, I
माइनस R1 प्लस E माइनस R2 इजिकल टू क्या होगा, डेल्टा। ऐसा हुआ बहिष्कोण से। कहाँ से हुआ बच्चों ये हुआ बहिष्कोण से, क्योंकि त्रिभुज के बाहर का कोण अंदर के दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो I प्लस ई, तो हम लिख देंगे I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 बराबर में डेल्टा। तो अब हमारे पास समीकरण आ गई है 4। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात आपको जो समझनी है, देखो जो डेल्टा की जो वैल्यू है आई पे निर्भर है, आपतन कोण पे निर्भर है, ठीक। और डेल्टा आपस में देखो जैसे जैसे, अब यहाँ ध्यान देना हमें एक विशेष बात, प्रिज्म की एक खास बात, यदि हम आपतन कोण को बढ़ाते जाएं तो विचलन कोण बढ़ता है। आपतन कोण के बढ़ाने से विचलन कोण बढ़ता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है विचलन कोण घटता जाएगा। मतलब आपतन कोण को अगर बढ़ाएंगे तो विचलन कोण क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो यहाँ पे ग्राफ खींचेगा विशेष स्थिति, विशेष स्थिति। आप इस ग्राफ को देखेंगे बच्चों, डेविएशन ऑफ एंगल डेल्टा और इंसिडेंट ऑफ एंगल, इसके बीच यदि ग्राफ खींचते हैं तो एक विशेष कंडीशन है, आई और ई बराबर हो जाते हैं। इस ग्राफ को आप समझेंगे तो इनके बीच अगर हम ग्राफ खींचेंगे, डेल्टा के और आई के बीच अगर ग्राफ खींचेंगे बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, तो आई ई के बराबर हो जाता है, R1 बराबर R2 हो जाते हैं, और डेल्टा जो है बच्चों वो डेल्टा एम हो जाता है, न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण आई यानी आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर हो जाता है, R1 R2 अपवर्तन कोण ये आपस में बराबर हो जाता है, और डेल्टा जो है यानी विचलन कोण जो वो क्या हो जाता है, डेल्टा एम हो जाता है, ठीक। अब हम समीकरण, एक तो 4 है और एक समीकरण 3 है, इन दो का प्रयोग करके हम R1 और R2 यानी इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप समीकरण अगर 4 देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 में, पहले इक्वेशन 4 को देखो, I प्लस ई और माइनस R1 प्लस R2 समीकरण 3 से किसके बराबर है, A के बराबर है। तो A इजिकल टू ये हो जाएगा डेल्टा M। ये कब होगा, जब I प्लस ई आई के बराबर है माइनस का A, तो E की जगह हमने I रख दिया, और ये हो गया आपका A बराबर डेल्टा M। I और I हो गया बच्चों 2I इजिकल टू डेल्टा M प्लस का A। तो I इजिकल टू आ जाएगा A प्लस डेल्टा M बाई 2। हमारे पास I की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से हम R की वैल्यू निकाल देंगे, समीकरण इसकी हेल्प लेकर के, R प्लस R इजिकल टू A, R और R 2R इजिकल टू A, तो R बराबर आ गया A बाई 2। तो हमें दो वैल्यू चाहिए थी, एक तो I की और एक R की। अब हम जानते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम क्या होता है बच्चों, देखो N इजिकल टू होता है साइन I बटे साइन R। साइन आई कितना है हमारे पास, A प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन R कितना आया, A बाई 2। तो साइन A बाई 2 ये आ गया N, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।